और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा देश भर में मने आजादी के जश्न की तस्वीरों की भी है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री लगातार 11वीं बार झंडा फहराया है। इस दौरान लाल किला परिसर में हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई और पीएम मोदी ने आजादी के जश्न में शामिल हुए बच्चों और लोगों से मुलाकात भी की। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस का जश्न खास अंदाज में मनाया गया। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा ने झंडारोहण किया। इसके बाद भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति के रंग में शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में जवानों ने अनूठे अंदाज में आजादी का जश्न मनाया। यहाँ आईसीजी स्टेशन मंडपम में जवानों ने तिरंगा फहराया। जवानों ने जोश और जज्बे का शानदार परिचय दिया। इंडिया कोस्ट गार्ड के जवानों के जज्बे को प्रधानमंत्री मोदी ने भी सलाम किया और एक्स पर लिखा, जवानों का ये हौसला पूरे देश में लोकप्रिय हो गया है। गुजरात के पोरबंदर में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। यहाँ तैराकों ने समंदर के बीच शान से तिरंगा लहराया। इस दौरान पूरा बीच भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। महाराष्ट्र के वाशिम में धूमधाम के साथ आजादी का जश्न मनाया गया। यहाँ फातिमा मदरसे में बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मौलवियों और बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। झंडारोहण के बाद बच्चे एक सुर में राष्ट्रगान गाते नजर आए। मदरसे के मौलवी ने कहा कि आज का दिन वीर जवानों को याद करने और देश की सलामती के लिए दुआ करने का दिन है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क में अमन शांति कायम करे और जो अनासिर इसको तोड़ने की फिक्र कर रहे हैं, मैं तमाम बिरादरान अहले वतन से दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी नापाक साजिशों से हम सब आगाह होकर इस मुल्क में अमन के लिए पूरी जिंदगी काम करेंगे। राजस्थान के फतेहपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लक्ष्मीनाथ मंदिर को तिरंगे के रंग में सजा दिया गया। पूरे मंदिर परिसर को ट्राई कलर के गुब्बारों से सजाया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में यहाँ भक्त भी दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं और पूरा मंदिर भारत माता के जैसे गूंज उठा है। शिव भक्ति और देश भक्ति दोनों भक्ति का आज पर्व है जो सबके लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सौभाग्यशाली दिन आज का है। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर महिलाओं से दरिंदगी करने वालों को सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री के प्रहार से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सम्मान की बात करते हुए इशारों में कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर पर भी आक्रोश जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इसे सभी राज्यों को गंभीरता से लेना होगा। ऐसे मामलों में तेजी से जांच हो और राक्षसी कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसे में जरूरी है कि प्रधानमंत्री की आवाज में आवाज मिलाकर समाज के वहशी दरिंदों के खिलाफ खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा।
महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध का जिक्र किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग महिलाओं के साथ दरिंदगी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों ही इशारों में कोलकाता में हुए महिला डॉक्टर रेप मर्डर कांड में सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि महिलाओं के खिलाफ राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शुक्रवार को 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। इस भयावह घटना को हुए 5 दिन बीत चुके हैं और जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। लड़की के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है, उसकी तुलना 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया केस से की जा रही है। गुस्साए लोगों का कहना है कि रेप के मामलों में सिर्फ नाम और शक्लें बदलती हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। रेप, हत्या, हिंसा, वैशीपने से बेहतर औरतों को लगता है कि वो घर पे रहें। न बेटियां पढ़ रही हैं, न बेटियां बच रही हैं और न बेटियां काम कर पा रही हैं। बस अखबार की हेडलाइन बनकर रह जा रही हैं। निर्भया 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अभया 1, 2, 3, 4 बस नाम बदलते हैं, शक्लें बदलती हैं, हाल नहीं बदलते इस देश में। इस बीच कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की वारदात को लेकर लोगों का गुस्सा और भड़क गया। जघन्य अपराध के विरोध में उग्र भीड़ हॉस्पिटल की इमरजेंसी बिल्डिंग में बैरिकेड तोड़कर घुस गई। पुलिस का आरोप है कि करीब 40 लोगों की भीड़ अचानक अस्पताल पर टूटी और जमकर तोड़फोड़ की। इमरजेंसी में भीड़ ने क्या हाल किया, ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। वहां रखे मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन तबाह कर दिए गए। इस समय हम कोलकाता के आरजीकर अस्पताल से जुड़ रहे हैं। ये इमरजेंसी वार्ड है, लेकिन इस समय ये बिल्कुल इमरजेंसी वार्ड की तरह नहीं लग रहा। ये कम्प्लीटली वैंडलाइज कर दिया गया है। फ्रिज जिसमें मेडिसिन रखा जा रहा है उसको बुरी तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पर कर दिया गया है। इन पिक्चर्स को देखिए। इस समय ये मेडिकल सेंटर है, इमरजेंसी वार्ड है, जहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ किया गया है। सारा मेडिकल इक्विपमेंट यहाँ पर रहता है क्योंकि ये इमरजेंसी सेंटर है। वो फ्रिज है जहाँ पर दवाइयाँ रखी जाती है। ये सारे फ्रिज हैं जहाँ पर दवाइयाँ रखी जाती है। इमरजेंसी सेंटर है, सलाइन, दवाइयाँ, मरीजों के लिए यहाँ पर पूरी सुविधा की जाती है। लेकिन इस समय एक मॉब ने यहाँ पर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ किया है। आरोप है कि डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ से मारपीट भी की गई। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया और पुलिस के लिए बने बैरक को भी तबाह कर दिया। लिहाजा जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद देश भर में लोगों के भीतर गुस्सा है, लेकिन जिस दर्द और तकलीफ से पीड़िता का परिवार गुजर रहा है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने संजय रॉय नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में है। न उसने उस रात को छोटे उत्तेजक कपड़े पहने थे, न ही वो बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी। बस एक छोटी गलती कर दी डॉक्टर मोमिता देवनाथ ने, जिसे हम अभया के नाम से पुकार रहे हैं। बस एक गलती।
कि 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी। मैं फिर दोहराऊंगी, 36 घंटे की लंबी शिफ्ट के बाद उनकी आंख लग गई थी, वहां जहां दुनिया में उन्हें सबसे सुरक्षित होना चाहिए था, वहां जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 36 घंटे मरीजों की सेवा में बिताए, पर किसी वहशी को लगा कि हम रेप कर देते हैं, विरोध किया, फिर रेप करते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या की वारदात ने एक बार फिर से निर्भया कांड की याद दिला दी। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड के बाद भी कई और बेटियों से हैवानियत की गई, जो जहन में नस्तर की तरह चुभ रही हैं। साल 2016 के अंत में यमुना एक्सप्रेसवे पर कार सवार मां बेटी को गैंगरेप का शिकार बनाया गया। पत्थर मारकर बदमाशों ने कार रुकवाई और खेतों में ले जाकर मां के सामने ही 14 साल की बेटी का गैंगरेप किया और फिर मां को भी शिकार बनाया। साल 2017 में उन्नाव रेप केस के मुख्य आरोपी तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर थे। कोर्ट ने सेंगर को रेप का दोषी पाया और 16 दिसंबर 2020 को कुलदीप सेंगर को कोर्ट से उम्र कैद की सजा हुई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2018 में 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला सामने आया था। बच्ची से गैंगरेप के बाद उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। बाद में सामने आया था कि ये हत्या बकरवाल समुदाय को इलाके से बाहर निकालने के लिए की गई थी। साल 2019 में तेलंगाना में वेटरनिटी डॉक्टर की रेप और हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। मोहम्मद पाशा, चिंता कुंता, शिवा और नवीन थे, जिन्हें पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित युवती का 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बावजूद शुरुआती 10 दिन में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। युवती की मौत के बाद परिवार की सहमति के बिना ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने परिवार के इस दावे का खंडन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की बात कही, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही रेप का दोषी और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है और ये सब कुछ उस राज्य में हो रहा है जहां बीजेपी की सरकार है। फिलहाल महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी और वहशीपन पर प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले की प्राचीर से जिक्र करना बड़े मायने रखता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रधानमंत्री की आवाज में आवाज मिलाकर समाज के वहशी दरिंदों के खिलाफ खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन में भारतीय सेना के जवानों ने मनाया आजादी का जश्न। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने देशवासियों को बधाई दी है। सेना ने शौर्य, पराक्रम और सेवा की तस्वीरें जारी की। इस दौरान इंडियन आर्मी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकारियों ने तिरंगा फहराया। इस दौरान डीआईजी एसएस चंदेल ने जवानों को मिठाइयां भी खिलाई और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान अटारी वाघा बॉर्डर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। भारत पाकिस्तान सीमा पर आजादी का ये जश्न देखते ही बन रहा है। आप सभी को, हम सभी सीमा प्रहरी परिवार की ओर से पूरे राष्ट्र को 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन में भारतीय सेना के जवानों ने आजादी का जोरदार जश्न मनाया। सियाचिन में तैनात सेना के वीर जवानों ने बर्फ पर तिरंगा फहराया, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के फुलबाड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर जवानों ने मिठाइयां बांटी हैं। सेना के जवानों ने यहां बांग्लादेश सीमा पर तैनात बांग्लादेशी सैनिकों को मिठाइयां दी। इस दौरान बांग्लादेशी सैनिकों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। महाराष्ट्र के लोनावला में पुलिस ने अनूठे अंदाज में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया है। यहाँ पुलिस अफसरों और पुलिसकर्मियों ने झंडारोहण के बाद रैंप वॉक किया। इस दौरान देशभक्ति गाने भी बज रहे थे, जिस पर पुलिसकर्मियों ने अलग अलग अंदाज में रैंप वॉक किया।
पूरा देश आज आजादी के जश्न में डूबा है। हर कोई अपने अपने अंदाज में आजादी का उत्सव मना रहा है। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र के वाशिम में भी दिखा। यहाँ ऑटो ड्राइवर्स ने ऑटो के जरिए रैली निकाली। इस दौरान चारों ओर देशभक्ति की टूटी धुन सुनाई दी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राहुल गांधी के सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। राहुल गांधी को ओलंपिक खिलाड़ियों के बाद पीछे से दूसरी लाइन में सीट दी गई। इस पर अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऐसा जानबूझकर किया गया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार नेता प्रतिपक्ष से असहज हो जाती है, इसलिए उन्हें पीछे की पंक्ति में बिठाया गया। हालांकि इस विवाद पर रक्षा मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि राहुल को पीछे की सीट इसलिए दी गई क्योंकि आगे की सीटें ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए रिजर्व थी। इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। स्वाधीनता दिवस पर 98 मिनट के अब तक के अपने सबसे लंबे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक देश को विकसित बनाने का विजन पेश किया और साथ ही नीति और नीयत को मुद्दा बनाकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बड़ी बातों पर जोर दिया उनमें सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत, भ्रष्टाचार पर चोट, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, विपक्ष की निराशावादी सोच से खुद को बचाना, अपराधियों के लिए सख्त सजा की आवश्यकता, किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने पर जोर और 2036 में ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाने की बात कही। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अब देश को सेक्युलर सिविल कोड की जरूरत है। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन इस बीच एक विवाद भी उठ खड़ा हुआ जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे हुए देखा गया। कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी के बैठने की तस्वीर साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा, रक्षा मंत्रालय इतना तुच्छ व्यवहार क्यों कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चौथी पंक्ति में बैठे। नेता प्रतिपक्ष किसी भी कैबिनेट मंत्री से ऊपर हैं। लोकसभा में वो प्रधानमंत्री के बाद हैं।
राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं होने दे सकते। राजनाथ जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने राहुल की सिटिंग को लेकर सवाल भी पूछा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। हम भी जब सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम पहली या दूसरी रो में बैठाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, ये आपको भी याद होगा। लेकिन इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को 5वीं रो में 5वें स्थान पर बैठाया। अच्छा किया कि खिलाड़ियों के बीच बैठाया, जहां उनकी बातचीत भी खिलाड़ियों से हुई, अच्छी बात है। लेकिन ये दिखाता क्या है कि या तो राजनाथ सिंह जी उस बात से आहत हैं कि अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने उनको बहुत घेरा और सही किया घेर कर, और या फिर प्रधानमंत्री का छोटापन यहां भी दिख रहा है। दरअसल राहुल गांधी से आगे ओलंपिक पदक विजेता बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वो जिस लाइन में बैठे हैं उसमें भी हॉकी टीम के कुछ खिलाड़ी उनके साथ बैठे हुए हैं। राहुल के पीछे 2 लाइनें और हैं जिसमें कुछ दूसरे मेहमान बैठे हैं। बता दें कि पिछले 10 साल में पहली बार विपक्ष का कोई नेता स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले पर मौजूद था। ऐसे में उसे पीछे बिठाए जाने पर विवाद हो गया। हालांकि सीटों की व्यवस्था देखने वाले रक्षा मंत्रालय ने सफाई में कहा है कि आगे की कतार में ओलंपिक मेडल विजेता बैठे थे, लिहाजा राहुल की सीट पीछे की गई। दरअसल स्वतंत्रता दिवस समारोह में सीटिंग प्लान बनाने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। सूत्रों ने बताया कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बार पीछे बैठना पड़ा। 2014 के बाद से ये पहला मौका था जब राहुल गांधी बतौर नेता विपक्ष के तौर पर समारोह में पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर विपक्ष की आपत्ति से शुरू हुआ विवाद राहुल गांधी की सीट तक आ पहुंचा है और मोदी 3.0 का सफर अभी लंबा है। लिहाजा ये तय है कि आगे घमासान और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। देश की बड़ी वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास तोहफा दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी मच अवेटेड 5 डोर एसयूवी थार रॉक्स को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने अपनी इस एसयूवी को उम्मीद के मुकाबले बेहद ही किफायती कीमत में बाजार में उतारा है। इसके पेट्रोल मॉडल की शुरुआती कीमत करीब 13 लाख रुपए और डीजल वेरिएंट की कीमत करीब 14 लाख रुपए है। कंपनी के मुताबिक इसकी बुकिंग 3 अक्टूबर से और टेस्ट ड्राइव 14 सितम्बर से शुरू होगी। वहीं थार रॉक्स की डिलीवरी दशहरा के मौके पर शुरू की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली स्वदेशी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक ओला रोडस्टर को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इस बाइक का रोडस्टर एक्स, रोडस्टर और रोडस्टर प्रो नाम से 3 अलग अलग मॉडल बाजार में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 75,000 रुपए है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी कॉग्निजेंट की, जो कि भारत में इंजीनियरिंग फ्रेशर्स को 2.5 लाख रुपए सालाना वाले पैकेज को लेकर काफी आलोचना झेल रही है। लेकिन इस बीच बेंगलुरु के एक उद्यमी ने कंपनी का बचाव किया है। कॉग्निजेंट ने मास हायरिंग के लिए दिए एक पोस्ट में 2024 में पास आउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 2,52,000 रुपए सालाना यानी कि हर महीने 21,000 रुपए के वेतन की पेशकश की। लेकिन कंपनी के हायरिंग पोस्ट को लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भारी नाराजगी जताई है। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि ये इतना कम वेतन है कि इससे अधिक तो ड्राइवर भी कमाते हैं। वेतन को लेकर हो रहे विरोध के बीच माइक्रो प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी 1811 लैब्स के फाउंडर वत्सल सांघवी ने कॉग्निजेंट कंपनी के समर्थन में एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा है कि अक्सर फ्रेशर्स की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि उन्हें 20,000 रुपए भी हर महीने देना अधिक लगता है। सांघवी का कहना है कि अधिकांश फ्रेशर्स नहीं जानते हैं कि पेशेवर तरीके से कैसे बातचीत की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर फ्रेशर्स ठीक से कोडिंग नहीं कर सकते और न ही पेशेवर तरीके से व्यवहार करना जानते हैं। वत्सल सांघवी ने सुझाव दिया कि ऐसी स्थिति में जब कंपनी उचित ट्रेनिंग देगी, इस वेतन को स्टाइपेंड के तौर पर देखा जाना चाहिए। सांघवी ने दलील दी कि ये ओपन मार्केट है, अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो आप आवेदन मत करिए।
उन्होंने फ्रेशर्स को सुझाव दिया कि अगर ये लोग कौशल निर्माण पर ध्यान दें तो इनके पास आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर हैं। हालांकि सांघवी के एक्स पोस्ट पर भी कई इंटरनेट यूजर्स ने आपत्ति जताई। एक ने लिखा कि फ्रेशर्स की क्वालिटी पर सवाल उठाने के बजाय कंपनियां कॉलेज में ही छात्रों को ट्रेनिंग देने की योजना क्यों नहीं बनाती। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने वत्सल सांघवी के पोस्ट का बचाव भी किया। एक यूजर ने सांघवी के समर्थन में लिखा कि सीधी बात है कि अगर आपको ये वेतन बहुत कम लगता है तो दूसरी जॉब ढूंढो। अगर आप 186 करोड़ चाहते हो तो अगली कॉन्ग्रेचुलेशन शुरू करो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। जाहिर है फ्रेशर्स के सैलरी पैकेज को लेकर दोनों तरह के पक्ष सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई फ्रेशर्स की क्वालिटी खराब है, क्या वे मार्केट की जरूरत के मुताबिक स्किल नहीं हैं। और इस मुद्दे पर हमने कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जानी। देखो अभी का फ्रेशर्स का जो भी है, मतलब कि सैलरी तो कम देते हैं। पहला बात तो फ्रेशर्स में बोलेंगे कि इनको सारा कुछ आना चाहिए, तो उतना कुछ तो इंसान फ्रेशर्स तो जानते नहीं है ना। तो फ्रेशर्स के अकॉर्डिंग जो भी सैलरी देते हैं, जैसे 20,000 ही है, वो बहुत कम है। उसको कुछ भी स्टार्टअप के लिए आप तो कुछ तो दे सकते हो, वो भी ऐसे जगह पे देंगे जहाँ पे रहने का ही मतलब 20,000 में आप रह नहीं पाओगे। रूम रेंट या जो भी है वो चला जाएगा, वापस घर से पैसे मंगाना, तो सैलरी डिजर्व नहीं है वैसा। अगर आप ट्रेनिंग करवा रहे हो फिर उसका सैलरी, चलो तो ट्रेनिंग भी नहीं, ट्रेनिंग के भी नाम पे बोलेंगे कि नहीं आपको ऐसा नहीं आता है, कुछ सीखना पड़ेगा, तो दिक्कत है। तो जो सैलरी दे रहे हैं वो सही नहीं है। पहली बार तो फ्रेशर्स को मौका ही नहीं देते, और अगर फ्रेशर्स को मौका नहीं देंगे तो उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे। और अगर मौका देते भी हैं तो इतनी कम सैलरी होती है कि जिनसे उनकी रहना खाना हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेट्रो सिटीज में तो भाई 20,000 10,000 क्या ही है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट नॉर्मल सिटीज में भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो फ्रेशर्स को एटलीस्ट इतना तो दे कि वो अपना अर्न करके कुछ तो सेव करे, क्योंकि ऑलवेज जो भी अर्न कर रहे हैं वो सेविंग के लिए कर रहे हैं, तो उनको ये मौका मिलना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। फ्रेशर के लिए जितना वो मतलब होनी चाहिए, उसकी जितना वो डिजर्व करता है उतनी तो उसे मिलनी चाहिए। बट हाँ, एक्सपीरियंस उसके पास इतना तो होना चाहिए कि मतलब 2.5 तो काफी कम है उस हिसाब से ना। बिकॉज अगर वो किसी और स्टेट में जाता है, वहाँ पे उसके एक्सपेंसेस भी इतने ज्यादा होते हैं, तो उसका बचेगा फिर कितना बचेगा, उसका काफी कम। तो उस हिसाब से उसे मिलना तो थोड़ा बहुत चाहिए, बट इतना नहीं मिलना चाहिए। हाँ, एक्सपीरियंस देख के ही देखिए, फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस है, उनकी इतनी सैलरी तो जरूर होनी चाहिए कि अपने फैमिली चला ले, परिवार है उनको चला ले। अगर आप फ्रेश मतलब इंडिया की सैलरी की बात करते हैं, तो अगर भारत का एक मजदूर जाता है जापान में तो उसको 5 दिन ड्यूटी करता है, महीने का 1 लाख रुपया मिलता है। और पर कैपिटा इनकम देखा जाए भारत का तो हमसे 10 गुना आगे हैं इंग्लैंड। हमारी पर कैपिटा इनकम है $2,500 और इंग्लैंड की है $30,000। तो हमारी जो अनइक्वालिटी है ना बहुत ज्यादा है। तो इसके हिसाब से अगर कोई आईटी का स्टूडेंट है तो उसको इतना सैलरी मिलनी चाहिए, कम से कम 5 लाख का तो मतलब पर एनम मिलना चाहिए। तो ये उनकी कदर हो रही है। अगर 20,000 मिल रहा है, 20,000 तो एक मजदूर भी कमा रहा है, और एक आईटी 4 साल पढ़ने के बाद भी अगर 20,000 कमा रहा है तो एक मजदूर में हमारे में क्या फर्क है। वो भी 8 घंटे मेहनत कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से मतलब भारत सरकार को इस पे मतलब अटेंशन देना चाहिए। जोमेटो वाला है, जोमेटो वाला कम से कम 40 से 50 के कमाता है एक महीने में। जो मोमोज वाले भी होंगे ना, नॉर्मल मोमोज वाले जो ये सेक्टर्स में रहते हैं या फिर सेक्टर के आसपास जो छोटी मोटी मार्केट वहाँ पे होते हैं, वो भी 1 लाख आराम से निकाल लेते हैं। पर जॉब में आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपकी स्किल्स ही नहीं है। आप कॉलेज में डिग्री करके आ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पास स्किल होनी चाहिए। आप कंपनी में काम करोगे, कंपनी अर्न करेगी, तभी आपको सैलरी दे पाएगी। कंपनी ये थोड़ी कि आपके पास डिग्री है तो सैलरी देगी, कोई भी नहीं देगा। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती। प्रगति मार्ग में आज बात करेंगे विकसित भारत के सपने की, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी की 78वीं सालगिरह पर देशवासियों को दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से दिए गए अपने भाषण में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है और इसे पूरा करने के लिए देशवासियों से संकल्प लेने का आह्वान किया है। पंद्रह अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा दिखा। हर तरफ खुशियों से भरे रंग बिखरे नजर आए। आजादी के 77 साल बाद का भारत प्रगति मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया भारत में अपार संभावनाएं देख रही है, तो वहीं आत्मगौरव के साथ भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने का संकल्प ले रहा है।
पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों की उसी ऊर्जा और संकल्प को दोहराया। 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं। तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। साथियों, वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध थे और आजादी मिली थी। आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत आजादी की 100वीं सालगिरह मनाने तक समृद्ध भारत बनेगा, क्योंकि इसके लिए देशवासी आगे आ रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बताया कि लोग कैसे विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। उन्हें विकसित भारत के लिए देश भर से क्या क्या सुझाव मिले, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में वो भी गिनवाए। उन्होंने कहा कि 2047 सिर्फ शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए देश भर के लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, ताकि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सबकी भागीदारी हो। कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा। 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने भारत की हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने, इसके लिए सुझाव दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लाल किले से देशवासियों को सिर्फ विकसित भारत का सपना ही नहीं दिखाया, बल्कि इसके लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने देश को समृद्ध भारत बनाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सुधार का रास्ता चुना और यही रास्ता आज देश के विकास का ब्लूप्रिंट बना हुआ है। मैं आज कह सकता हूं, रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है। आज सरकार खुद उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। आज सरकार खुद नौजवान के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेकविध कदम उठा रही है। आजादी की 78वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने जिस तरह से विकसित भारत का सपना देशवासियों को दिखाया है और उनमें प्राण फूंकने की कोशिश की है, उम्मीद की जानी चाहिए कि तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे भारत के लिए आजादी की 100वीं सालगिरह एक नई सुबह लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।